हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री की। उसी में आज हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे और अध्याय 8 चैप्टर 8 को देखेंगे। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें अशोक के बारे में, और अगर बात करी जाए तो मौर्य साम्राज्य के बारे में किस तरीके से हमें जानकारी मिलती है, कौन से वो 3 महत्वपूर्ण राजा थे मौर्य साम्राज्य में, उसके बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। और किस तरीके से पाटलिपुत्र, मगध, इन सब पे इनका साम्राज्य विस्तार था। जो मौर्य साम्राज्य था वो किस तरीके से उसका साम्राज्य बढ़ा हुआ था और कितने क्षेत्र में फैला था, इन सभी पॉइंट को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो बात आती है, पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमारे जो इतिहास है उसमें किस किस तरीके से एनसीईआरटी में सारी चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया आपके साथ और बताया मानव किस तरीके से आगे बढ़ता गया और चीज़ों को ठीक करता गया। समाज में कुछ बदलाव आए, वर्ण व्यवस्था बदली और उपनिषद आए। उससे पहले, उपनिषद से पहले वेद आए। वेद से किस तरीके से वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था में किस तरीके से लोगों का जो काम था, काम के अकॉर्डिंग उनको 4 भागों में बांटा गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी और बताया कि किस किस तरीके से जो समाज था उसमें बदलाव, या संस्कृति जो थी उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहे, किस तरीके से महाजनपद बनना शुरू हुए। और लोग जो राजा थे उस समय पर मैंने आपको बताया कि राजा किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे, वो पावरफुल बनने लगे धीमे धीमे, और फिर अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, किलेबंदी भी करने लगे ताकि कोई उनके क्षेत्र में आकर बाहर से आक्रमण ना कर सके। तो ये पुराने चैप्टर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनमें सभी इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब आज हम यहाँ पर देखेंगे अशोक के बारे में, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये कहा जाता है कलिंग युद्ध के लिए। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। उससे पहले हम जान लेते हैं जरा कुछ चीज़ों को कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो हमें मिलती कहाँ से है, वो हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो हमें साहित्य से मिलती है। 2 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो है चाणक्य के द्वारा लिखी हुई और दूसरी किताब है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई। ठीक है ना, ये किताब है मेगास्थनीज के द्वारा। तो 2 किताबें हैं हमारे पास, हम इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे ये कौन थे, और चाणक्य के बारे में भी बताएंगे कौन थे। चाणक्य ने जो बुक लिखी वो उसका नाम था अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी उसमें लिखा वो बुक थी इंडिका। ये दोनों ही किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि जो अर्थशास्त्र की बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए चाणक्य, और इंडिका के बारे में पूछा जाता है तो मेगास्थनीज। अब इन दोनों किताबों ने क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, जो मौर्य काल का साम्राज्य था, या जो मौर्य काल में चीज़ें होती थी, उन सभी के बारे में हमें यहाँ दोनों किताबों से जानकारी मिलती है। तो आपको मोटी मोटी बात यहाँ पर ये समझ में आई कि हमें इन दोनों किताबों से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। ये सारी की सारी बातें हमें बताते हैं उस समय पर राजा किस तरीके के हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें इन किताबों से ही हमें पता चली हैं। अब अगर थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये शेरों वाला जो स्तंभ आपको दिख रहा है, अशोक का स्तंभ, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। इन्हें क्या है, पत्थरों से काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर क्या किया गया, स्थापित किया गया, जो कि सारनाथ का स्तंभ हमने आपको दिखाया था। तो उसमें इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। और इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख जो है वो लिखाए गए हैं। पहले लोग क्या करते थे, राजा अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ भी अलग से करते थे तो पत्थरों पर इस तरीके की चीज़ें करवा दिया करते थे। अब क्या हुआ, इसके पहले हम यह जान लें कि अभिलेख क्या थे और क्या लिखा करते थे उन पर। यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य का साम्राज्य क्यों कहा जाता था, जो उनका राज्य था उनको साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, मतलब किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये कौन थे, ये अशोक के दादा थे। अगर कहा जाए 3 राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, तो 3 राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार और अशोक, ये 3 राजाओं के बारे में, बाकी और राजा भी आगे आए, लेकिन धीमे धीमे सबसे ज़्यादा हम पहले जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री में है, इसमें पहले हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। बाकी डिटेल में फिर हम और भी आगे चीज़ों को जानेंगे। तो इन्होंने लगभग 2300 साल पहले इसकी स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो जानकारी कहाँ से मिलती है? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की किताब है उससे हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि कौटिल्य जो थे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और इन्होंने तक्षशिला में जो पढ़ाते भी थे वहाँ पर अर्थशास्त्र, तो इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज़्यादा हर तरीके से गाइड किया और ये चाहते थे कि इनके साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से हो, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरीके से गाइड करते थे। वंश की बात आपको पता ही है। वंश का मतलब ये होता है कि राजा एक के बाद राजा बनते चले जाए। पहले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बने, फिर उनका बेटा बिंदुसार बना, फिर अशोक बने, उसके बाद फिर अशोक के जो पुत्र आए उनके हिसाब से बनते रहे। तो अशोक ने तो लास्ट में फिर यही धम्म को अपना लिया था और कहा था कि उसका कलिंग युद्ध के बाद उनका जो मन था बिल्कुल हट गया था और उन्होंने यही सोचा कि अब हमें कोई भी युद्ध नहीं करना है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कही गई थी। साम्राज्य में क्या होता है? बहुत से नगर हैं। क्या है? साम्राज्य में बहुत से नगर थे। उन्हें अभी देखेंगे जो मैप है उसमें, इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला तो यूनिवर्सिटी भी थी। और अगर आपको देखा जाए नॉर्थ और वेस्ट दोनों का मिलता हुआ एक जगह था उज्जैन, इसलिए ये उज्जैन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये क्या करता था? सॉरी, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट नहीं, नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों को जोड़ता था, इसलिए उज्जैन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। और इसमें इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। पाटलिपुत्र एक ऐसी जगह थी, ये एक समांतर चतुर्भुज में बना हुआ था, ठीक है ना, पैरेललोग्राम में था ये। और इसकी जो लंबाई थी वो 15 किलोमीटर, तो ये क्या था? 15 किलोमीटर लंबा, और लगभग ये 15x3 के जो एरिया था उसमें ये पूरा फैला हुआ था। 15 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर लगभग ये चौड़ा था। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसका जो सबसे बड़ा शहर है, जो गंगा और सोन नदी, कौन कौन सी नदियाँ? गंगा और प्लस सोन नदी, उनके किनारे पर ये क्या था? बसा हुआ था, उनके संगम पर ये बना हुआ था। यह एक लकड़ी की दीवार थी, मतलब इसके जो शहर था इसके चारों तरफ एक लकड़ी की दीवार थी और उसमें बहुत सारे बने हुए कुछ कुछ छेद टाइप के थे, ऐसा कहा जाता है। और इस दीवार के जो इसमें जो द्वार थे, मतलब जो एंट्री गेट थे, वो लगभग कितने थे? 64 द्वारों के बारे में इसमें बात करी जा रही है। और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा मीनारें थी। तो पाटलिपुत्र उस समय का एक ऐसा मतलब स्थान था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और मौर्य काल में तो ये बहुत ही ज़्यादा हमेशा चर्चा का विषय रहा है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो प्रबंधन था, मतलब जो मैनेजमेंट था, वो लगभग 30 सदस्य का आयोग किया करता था। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र के लिए कितनी ज़्यादा बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें देखिए तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, कहाँ की बात करी जा रही? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जोड़ने वाले रास्ते में पड़ता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसमें कहा गया कि जिन जगहों पर ये जो लाल पॉइंट हैं, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर शिलालेख मिले हैं। किसके शिलालेख मिले हैं? अशोक के शिलालेख यहाँ पर मिले हैं। अभी इनको भी हम देखेंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों में गांव में बसे हुए थे। क्या थे? जो किसान थे और पशुपालक थे वो गांव में रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से क्या था? भरा हुआ था और वहाँ पर फूल फल जो थे उनका संग्रहण था और जानवरों का शिकार करके लोग अपनी जीविका को क्या करते थे? चलाया करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरीके से रहा करते थे। अब देखिए ये जो रेड पॉइंट है, अगर आप देख पाए इनको, तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। कई बार पूछ लिया जाता है टोपरा के बारे में। ये देखिए लुम्बिनी, रामपुरवा
इन सारी चीज़ों के लिए आपका एक होमवर्क है, इन सभी को लिखिएगा कहाँ कौन कौन से स्थान पर ये चीज़ें हैं। ये कई बार एग्जाम में अगर मैं आपको टिक लगा दूँ, सोपारा के बारे में पूछा जाता है, कलिंग तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कलिंग के बारे में पूछा जाता है, टोपरा के बारे में भी पूछा जाता है, सारनाथ के बारे में, कौशाम्बी और गुज्जर, कांधार के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और बहुत अच्छे से इनको अपने जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इन चीज़ों को लिखते चले तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा एग्जाम में हो जाएगा। अभी और अलग अलग भाषाएं बोला करते थे वहाँ के लोग, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक, जिस तरीके से जिस एरिया में रहते थे वहाँ उस हिसाब से वो कपड़े पहना करते थे। अब देखते हैं साम्राज्य भिन्न कैसे होता है, जो राज्य है वो साम्राज्य से भिन्न कैसे होता है। देखिए राज्य तो एक चीज़ हो गई, अब इसमें साम्राज्य क्या है, कई राज्य इसमें शामिल हो जाते हैं और इसके लिए क्या है, साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब लोग जो हैं वो स्रोत के रूप में अगर देखा जाए, जैसे कि सेना के लिए आवश्यकता होगी और जो कुछ काम होंगे उनके लिए आवश्यकता होगी, तो बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साम्राज्य उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं कारणों से उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी होती है। कई बार क्या है, अब साम्राज्य बना लिया, साम्राज्य बनाने के लिए टैक्स कलेक्शन भी होना चाहिए, सेना भी बड़ी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजा को ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, सेनाओं की देख रेख करने के लिए, या जो सेना रखी है उसमें और भी बहुत सारे काम हैं, खाना बनाने वाले लोग, टैक्स कलेक्शन करने वाले लोग और दूतावास टाइप से मतलब घूम घूम के इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग। तो इस तरीके से राजा पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है उन लोगों के माध्यम से, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी कहीं लीक ना हो और दूसरी जगहों से वो पता करता रहे सारी चीज़ें कि कहीं कोई हम पर आक्रमण करने वाला तो नहीं है। जब भी आप साम्राज्य की बात करेंगे हमेशा यही चलती है, क्योंकि साम्राज्य क्या है, अगर जब तक राजा शक्तिशाली है तब तक उस पर शासन वो कर सकता है, जैसे ही राजा थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाता है या उतना सक्षम नहीं रहता है तो क्या होता है, दूसरे जो राजा होते हैं उस पर आक्रमण करके और उस जगह को अपना लिया करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक इसी चीज़ों में थे। इन्होंने केवल अपने राज्य को बनाया ही नहीं, इन्होंने इसका विस्तार भी बहुत अच्छे से किया और उसको बैलेंस करके आगे तक चलते गए। अशोक बहुत बड़े राजाओं में काउंट किए जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य पूरा इस जो मौर्य साम्राज्य उसको स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लगभग 325 ईसा पूर्व इनकी अगर देखा जाए तो इस समय का ये टाइम था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया था। अब साम्राज्य का प्रशासन जरा देखिए किस तरीके से चलता है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जो मेन एरियाज होते थे, जैसे बात करी जाए पाटलिपुत्र हो गया, तो इन जगहों पर क्या होते थे, इन जगहों पर गवर्नर भेजे जाते थे। गवर्नर का मतलब ये होता था कि राजा का बेटा ही वहां पर जाके शासन करेगा। जैसे कि नहीं होता कि पहले एक तरीके से छोटे राज्य को पूरा संभालो, उसके बाद फिर तुम्हें आगे वाले प्रशासन में जानकारी दी जाएगी। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर तो सम्राट सीधा नियंत्रण कर लेते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गाँवों के और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब जो भी राज्य में रहने वाले लोग हैं उनसे जो टैक्स कलेक्शन किया जाए उनके लिए क्या करता था, उन लोगों जो होते थे राजा के द्वारा चुने गए उनको कहता था, नियुक्त करता था और कहता था कि भाई तुम टैक्स कलेक्शन करो। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको सजा भी दी जाती थी और कई अधिकारियों को इनमें क्या होता था, इनको पेमेंट भी देते थे। जो रखे जाते थे लोग उनको पेमेंट भी तो दी जाएगी। और कई ऐसे जो होते थे जो संदेश वाहक, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर पहुंचाया करते थे और राजा के जासूस के रूप में मतलब स्पाई के रूप में भी ये काम किया करते थे, जासूसी करते थे कि कहीं कोई आसपास कोई ऐसी घटना घटित होने वाली तो नहीं है। तो उनके लिए भी आसपास के जो कार्यकलाप थे उन पर नजर रखा करते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राजा के पास भी एक पूरी अपनी मंत्री परिषद हुआ करती थी, छोटी सी, जिसमें मुख्य लोग मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे जिन पर राजा को बहुत ज़्यादा भरोसा होता था, वो लोग उसमें शामिल होते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी बना लिया करते थे। 5-7 लोगों के साथ मिलकर सारी अपनी जो योजनाएं हैं या जो प्लानिंग है वो किया करते थे और उसको फिर बाद में वो अंजाम दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर भी कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों में शासन किया करते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और इन पर बताया मैंने जैसे अभी आपको, अक्सर कर राजकुमारों को ही राज्यपाल या गवर्नर बनाकर इनको भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराएं और नियम ही अपने माने जाते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में
मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। अब मार्गों और नियंत्रण पर इसलिए रखते थे, नदियों पर नियंत्रण, क्योंकि आसानी से आना जाना इसमें आसान होता था, और प्लस सामान भी जो आता जाता था उसके लिए भी इनको सुविधा होती थी। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए, अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम से क्या मंगाया करते थे, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत से सोने और कीमती पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध था। तो जो अर्थशास्त्र बुक है उससे हमें क्या पता चलता है कि उत्तर पश्चिम से कंबल मंगा लेते थे और दक्षिण भारत से सोने और कीमती पत्थर थे वो मंगाया करते थे। और कई संसाधन ऐसे भी थे नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। नजराने का मतलब कोई कंपलसरी नहीं होता है, नजराने का मतलब अनियमित रूप से कोई चीज़ किसी को दे दी जाए या मिल जाए। अब इसमें देखिए मेगास्थनीज के बारे में भी थोड़ा डिटेल में दिया है। मेगास्थनीज देखते हैं, मेगास्थनीज का क्या है। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार और विद्वान था। जो मेगास्थनीज था वो क्या था, ग्रीक इतिहासकार और विद्वान था, जो सेल्यूकस थे। सेल्यूकस राजदूत के रूप में, जो सेल्यूकस थे उसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। और ये लगभग कितने साल तक, ये लगभग 5 साल तक यहाँ पर रहे थे। और इन्होंने जो समय देखा यहाँ पर, जो चीज़ें देखी, उसके बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में मैं आपको पूरा एक डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी, इंडिका के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में। आज सिर्फ जो इसमें लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से मैं आपके साथ सिर्फ वही डिस्कस करूंगी। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने जो देखा उसका विवरण किया। इन्होंने कहा कि राजा जो थे बड़े बड़े अपने शोभायमान यात्राएं निकाला करते थे और सोने की पालकी में जाते थे। ऐसा नहीं कि कहीं कैसे भी निकल गए, सोने की पालकी में जाया करते थे। जो इनके अंगरक्षक हुआ करते थे आसपास, जो इनकी मतलब जो बॉडीगार्ड टाइप के लोग थे, वो क्या थे, वो सोने और चांदी से लदे हुए कपड़े और पहना करते थे। जो हाथी साथ में चला करते थे उन पर भी सोने और चांदी के जेवर लथे हुए होते थे। और इस तरीके से कुछ पेड़ तरीके भी अंगरक्षक के रूप में लेकर चला करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रशिक्षित तोतों का भी एक इनके पास झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। और राजा सामान्यतः हथियारबंद, मतलब जो इनकी बॉडीगार्ड थी वो लेडीज भी थी, वो महिलाएं बॉडीगार्ड्स भी थी, क्योंकि राजा को हमेशा ये लगता था कहीं उसकी कोई हत्या ना कर दे, और कहीं या फिर हत्या करने की कोई कोशिश ना करे। वो हमेशा इस बात से डरते थे। इवन ये भी कहा जाता है कि खाना खाता था जो राजा, वो खाना खाने से पहले कोई नौकर वो खाने को चखता था, उसके बाद वो खाते थे। और सुनने में ऐसा भी आता है कि जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, उन्होंने क्या किया था कि राजा को खाने में हल्का हल्का जहर वो डेली दिया करते थे। और डेली क्यों दिया करते थे, ताकि उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, और कभी अगर कोई राजा को जहर खिला भी देता है तो भी उनकी बॉडी पर वो जहर असर ना करे। हालांकि ये सुनी हुई बातें हैं, ये कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि कौटिल्य इस तरीके से काम किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो लगातार कहीं भी जाते थे, एक ही कमरे में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे, मतलब 2 रातें लगातार वो एक कमरे में नहीं सोते थे, अपनी जगहों को बदलते रहते थे। तो ये चीज़ें राजा के बारे में वहाँ पर बताई गई, मेगास्थनीज जो अपनी बुक में मेगास्थनीज ने लिखा है। और पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आधुनिक कहाँ पर है, पटना में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 क्या हैं, द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी तथा कच्ची ईंटों से ये बनाए गए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से क्या किया गया, अलंकृत, बहुत सुंदर से बनाया गया है। और चारों तरफ बताया गया कि इसमें चिड़ियों और उद्यानों और चिड़ियों के जो रैन बसेरे हैं उससे ये घिरा है। तो यहाँ पर जो पाटलिपुत्र और मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक में बताया है उसके बारे में कुछ अंश यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए। और अंत में वे क्या करते थे, जंगल वाले इलाकों में आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें यह उम्मीद की जाती थी उनसे कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। जो वहाँ के गांव के लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनसे उम्मीद की जाती थी, जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उन लोगों से ये उम्मीद करी जाती थी कि वो जो मौर्य काल है या जो मौर्य काल में आवश्यकताएं हैं जिन चीज़ों की, उन चीज़ों को वो पूरा कराएंगे उनके पदाधिकारियों को। अब अशोक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और ये वो पहले शासक थे जिन्होंने अपनी जनता को अपने जो संदेश हैं वो कैसे पहुंचाए, अभिलेखों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करी। मतलब पत्थरों पर खुदवाए
इस तरीके से अभिलेखों के बारे में जानकारियाँ दी लोगों को कि किस तरीके का शासन या क्या था। और इनकी जो भाषा है कई बार पूछी जाती है कि अशोक के अभिलेख जो है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। किस में है? दो तरीके, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने अपने कलिंग विजय की वर्णन के बारे में लिखते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया और इसको इन्होंने जीत लिया। लेकिन बाद में हुआ क्या, इनका मन बिल्कुल हट गया और इनको लगा बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है, कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, जो मतलब इस तरीके का जो मतलब मृत्यु होती है लोगों की। और कुछ लोग अपने अपने परिवार के लोग होते हैं उनसे बिछड़ जाते हैं। किस हर तरीके से इनको सिर्फ एक निराशा, जीतने के बाद भी ये खुश नहीं थे, इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन चीज़ों को देख के, जो मारकाट होती है, लोग मर जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इससे इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। किसको? अशोक को। तो अशोक को जो पश्चाताप हो रहा था, इन्होंने सोचा कि अब मैं धम्म का पालन करूँगा। धम्म अशोक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, धम्म का मतलब अशोक ने धर्म से लगाया और धर्म के बारे में ही चीज़ें इन्होंने बताई कि बजाय मैं जो लोगों के साथ बलपूर्वक जीतता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं लोगों को शिक्षा देकर और लोगों के मनोबल को जीतूँ, मैं बजाय इस चीज़ के कि मैं अपने बल प्रयोग करके इन लोगों के साथ जीतूँ। तो मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में दे रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। ऐसा किसने बोला? अशोक ने ऐसा कहा कि मरने के बाद, अगर मैं मर जाता हूँ, उसके बाद कम से कम जो आगे आने वाली मेरी जनरेशन होगी वो इन चीज़ों को मतलब युद्ध के रूप में ना पड़े। अब इनमें उत्कृष्ट देखिए, एक पॉलिश वाला पत्थर है बिहार के रामपुरवा में, ये मौर्यकालीन स्तंभ है और इसमें इसको कहाँ रखा गया? इस समय पर राष्ट्रपति भवन में रखा गया। ये उस समय की मूर्ति कला का एक क्या है, विशिष्ट नमूना है, बहुत सुंदर नमूना इसको रखा गया है। देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है। अशोक का कलिंग युद्ध थोड़ा सा देखते हैं। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। अशोक के कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित जो हुआ उसके बाद हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया? अशोक का धम्म क्या था, इसके बारे में भी जरा देखते हैं। धम्म किसी देवी देवता या किसी कर्मकांड की बात नहीं थी धम्म में। इसमें इन्होंने ऐसा किया कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छे रूप से व्यवहारिक शिक्षा दें। कैसी दें? व्यवहारिक शिक्षा दें और अपने कर्तव्य, उनका ये कर्तव्य को अपनी प्रजा को निर्देश दें और कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हों। अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि धम्म में जो बौद्ध थे, क्या बौद्ध के धर्म को अशोक ने अपना लिया था? तो ऐसा कहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हुई हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी और साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उन्होंने कई बार टकराव पैदा हो जाता था उन लोगों में और जानवरों की बलि तक चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और इसके अलावा परिवार और पड़ोसी भी आपस में झगड़ा किया करते थे। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। तो अशोक ने ये महसूस किया कि इसका निदान जो है वो एक ही है कि लोगों को समझाया जाए। लोगों को समझा के इन्होंने क्या किया? धम्म महापात्र जो थे नाम से अधिकारियों को नियुक्ति करी और कहा कि जनता में जगह जगह पर इस चीज़ की शिक्षा दो और लोगों को संदेश दो ताकि लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ सकें। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में भी खुदवा दिए और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त किए या निर्देशित किए जो वो राजा के संदेश को उन लोगों को सुना सकें, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको वो क्या करें, सुना सकें। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया था? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने राजदूत भेजे थे। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी वहाँ पर। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे? अपनी प्रजा के लिए अशोक ने जो संदेश दिए, उन्होंने कहा कि कर्मकांड जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। जब बच्चे जैसे बीमार हो जाते हैं, लोग अनुष्ठान किया करते थे, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इस तरीके की चीज़ें मत करो और ये कर्मकांड किसी भी काम के नहीं हैं।
इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। वो रीतियाँ क्या थी? जैसे कि ये है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए और ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान करना चाहिए। हम जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्यों आया था। जब कर्मकांड बढ़ने लगे, वर्ण व्यवस्था बढ़ने लगी, वर्ण व्यवस्था का कई लोगों ने विरोध भी किया। वर्ण व्यवस्था के कारण जो शूद्र थे उनको किसी चीज़ में भागीदारी नहीं किया जाता था, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये सारी चीज़, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो किसी न किसी पुरानी चीज़ को जो खराब होती है उसको ठीक करने के लिए अक्सर कर लाई जाती है। तो जैन और बौद्ध धर्म इसीलिए आए थे कि ताकि जो कर्मकांड व्याप्त हो रहे हैं समाज में उन चीज़ों को समाप्त किया जा सके। और वही इन्होंने धर्म के प्रचार से अपनी चीज़ों को बताया। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा। हर किसी को दूसरे धर्म जो है उसका आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को ये नैतिक बातें भी हैं कि किसी के धर्म को भी हमें बुरा या अच्छा बोलने का अधिकार नहीं है। तो इस समय पर अब इसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के जो धर्म का विचार था वो दूर दूर तक फैलने के लिए उन बातों को बताया गया जो कि आज भी प्रासंगिक हैं, जो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इसमें हमने चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अब देखिए ब्राह्मी लिपि क्या है। कुछ आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। आज यहाँ आ अक्षर को देखते हैं और देखिए किस किस तरीके से ये बदलती गई। आ को देखिए, पहले ये आरंभिक ऐसा था ब्राह्मी लिपि में, फिर ये इस तरीके से बनता गया, फिर ये बांग्ला में, फिर मलयालम में, फिर ये तमिल में। तो ये किस तरीके की चीज़ें थी। अशोक के बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानी और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमने क्या जाना, मेगास्थनीज इंडिया में क्या क्या वर्णन किया गया राजा के बारे में कि राजा किस तरीके से चला करते थे, कैसे सेनाएं रखते थे, कैसे टैक्स वसूल किया करते थे, इन सभी चीज़ों को जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।